हेलो साथियों, हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे थे। उसके तहत समकालीन विश्व राजनीति का पहला चैप्टर दो ध्रुवीयता के अंत को समझा था। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दो ध्रुवीय विश्व क्या है, दो ध्रुवीय विश्व के अंत की शुरुआत कैसे हुई, सोवियत संघ के विघटन में मिखाइल गोर्बाचोव का क्या योगदान है, ये सब देख चुके थे। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब आज देखते हैं कि जो सोवियत संघ का विघटन हुआ वो कैसे हुआ, उसके परिणाम क्या हुए। जो विघटन हुआ सोवियत संघ का, उसके क्या परिणाम हुए देखते हैं कि दूसरी दुनिया, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया को शीत युद्ध के दौर में देखा था। जो पहला वीडियो था 12th क्लास से संबंधित, उसमें देखा था, तो उससे भी जाके देख लेना। तो दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति है। दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम जो हुआ वो शीत युद्ध का दौर की जो संघर्ष चल रहा था उसकी समाप्ति है। अब शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई? शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई? शीत युद्ध जैसे ही 1991 में विघटन हुआ सोवियत संघ का या दूसरी दुनिया का, तब शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। शीत युद्ध के अंत से हथियारों की होड़ भी समाप्त हुई। शीत युद्ध के अंत से हथियारों की होड़ भी समाप्त हुई। जैसे अमेरिका ने एक हथियार बनाया, उससे अच्छा हथियार रूस ने बनाया, रूस ने जो हथियार बनाया वो अमेरिका ने बनाया, यानी कि हथियारों की होड़ चल रही थी। एक दूसरे अच्छे से अच्छा हथियार बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए पूरे विश्व में अशांति कायम हुई थी। उस टाइम पे जब शीत युद्ध का अंत हुआ तब शांति कायम हुई विश्व में। विघटन व शीत युद्ध के अंत से विघटन, जो सोवियत संघ का विघटन हुआ और शीत युद्ध का अंत हुआ, उससे अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति बन बैठा। यानी कि पहले दो ध्रुवीय विश्व था, एक तरफ था सोवियत संघ और एक तरफ था अमेरिका। अब क्या हुआ कि विघटन और शीत युद्ध के अंत से अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन बैठा तथा विश्व एक ध्रुवीय हो गया। यानी कि जो अमेरिका है वो एकमात्र महाशक्ति बन गया, क्योंकि सोवियत संघ का तो विघटन हो गया और रूस जो है, और रूस तथा बहुत से देश बने स्वतंत्र हुए सोवियत संघ के विघटन से। तो विघटन और शीत युद्ध के अंत से अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन बैठा तथा विश्व एक ध्रुवीय वो हो गया। सोवियत खेमे के अंत से नए देशों का उदय हुआ। सोवियत खेमे से बहुत से देश बने, नए देश बने। सोवियत खेमे के अंत से नए देशों का उदय हुआ। तो विघटन के ये परिणाम थे। दूसरी दुनिया यानी कि साम्यवादी देश, ठीक है। तो ये था विघटन के परिणाम। अब देखते हैं शॉक थेरेपी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये शॉक थेरेपी। इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा ही आएगा बोर्ड क्लास में। देखिए शॉक थेरेपी क्या है। शॉक थेरेपी यानी कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करना, शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। क्या है शॉक थेरेपी? कि साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों, विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित मॉडल पर साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण को अपनाने को कहा गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किसके फेवर में था? अमेरिका के। और अमेरिका यानी कि पूंजीवाद। अमेरिका कौन सी रणनीति अपनाता था? पूंजीवादी विचारधारा थी उसकी। इसलिए जो निर्देशित मॉडल था साम्यवाद से, जो सोवियत संघ था उसने साम्यवादी विचारधारा अपनाई थी। यानी कि जो नागरिक थे साम्यवादी देश के, उन्होंने साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण, पूंजीवाद को अपना लिया था, यानी कि निजी स्वामित्व को अपनाया था। उसके लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो ये निर्देशित मॉडल था उसको अपनाने को कहा गया साम्यवादी देशों को। साम्यवाद के पतन के बाद
सोवियत संघ के गणराज्यों, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित मॉडल साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण को अपनाने को कहा गया और इसे ही शॉक थेरेपी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ, पहले सोवियत संघ में सरकार का स्वामित्व था, सोवियत संघ में सरकार का स्वामित्व था, और अब क्या हुआ कि अब निजी स्वामित्व हो गया, यानी कि पूंजीवाद को अपना लिया था तो निजी स्वामित्व को अपनाया। समाजवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण हुआ। समाजवाद यानी समाजवादी विचारधारा किसकी थी, यानी कि वो थी सोवियत संघ की। अब पूंजीवादी विचारधारा किसकी है, अमेरिका की। अब अमेरिका निजी स्वामित्व को बल देता है, इसलिए पूंजीवादी विचारधारा अपनाई, इसे ही शॉक थेरेपी कहा गया। ठीक है। साम्यवादी देशों को पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने हेतु, साम्यवादी जो देश थे वो अमेरिका चाहता था कि वो पूंजीवाद अपनाए, निजी स्वामित्व अपनाए, इसलिए पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने हेतु विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कर्ज दिया था उनको, यानी कि ये क्या दे दिया, निवाला दे दिया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कर्ज दे दिया था, क्योंकि साम्यवादी देश पहले से गरीबी से पीड़ित थे, वो सुविधाएं नहीं मिल रही थी साम्यवादी देशों को जो मिलनी चाहिए थी। रोटी, कपड़ा, मकान, इन तीनों की भी कमी थी, इसलिए जो सभी नागरिक थे उन्होंने कर्ज लेने को तैयार हो गए, वो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, और उन्होंने पूंजीवाद को अपना लिया। देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या हुआ कि शॉक थेरेपी में बैंक और सामान्य नागरिक, बैंक ने एक मैसेज भेजा सामान्य नागरिक को। ये एक उदाहरण है कि बैंक ने सामान्य नागरिक को एक उदाहरण भेजा कि लोन ले लो। अब इस सामान्य नागरिक के पास क्या है, सामान्य नागरिक के पास पैसों की कमी है, रोटी कपड़ा मकान के भी लाले पड़े हुए हैं, रोटी कपड़ा मकान भी ठीक से नहीं मिल रहा है इसको, है ना। तो सामान्य नागरिक ने क्या समझा कि भोलेपन में इसने लोन ले लिया। लोन लेने के बाद में इसकी ज़रूरत पूरी हुई, रोटी कपड़ा मकान अच्छे से मिले और अपना व्यवसाय प्रारंभ किया इसने। लेकिन ये अब लोन लेने के बाद में लोन किसके बदले लिया, घर के बदले, क्योंकि इसके पास एकमात्र घर था, कुछ भी नहीं था इसके पास, न तो दुकानें थी न और था, कुछ भी नहीं था, केवल घर था। तो घर के बदले इसने लोन लिया। लोन लेने के बाद में अब ये किससे लिया, लोन बैंक से लिया। अब लोन लेने के बाद लिए तो क्या कर दिया, उपचार कर दिया। अब क्या हुआ कि ये सामान्य नागरिक जो है ये लोन को चुका नहीं पाया, लोन जो है लिया था उसको जो समय पर नहीं दे पाया, इसलिए उसका घर भी चला गया, पैसे भी चले गए, इज्जत भी चली गई, कर्ज में डूब गए। यानी कि ये आघात लगा इसको, यानी कि आघात पहुंचाकर उपचार करना, यही है शॉक थेरेपी। ठीक है, समझ में आ गया। शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी आघात पहुंचाकर उपचार करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, सोवियत संघ से पूरी तरह निजात पाना। अब सोवियत संघ के जो देश थे, नागरिक थे, उन्होंने पूंजीवाद को या निजी स्वामित्व को अपना लिया था। तब सोवियत संघ से पूरी तरह निजात पाना, यानी कि सोवियत संघ जो सरकार का नियंत्रण हुआ करता था, सरकार का स्वामित्व हुआ करता था, उससे पूंजीवाद यानी कि निजी स्वामित्व हो गया। यानी कि सोवियत संघ से पूरी तरह निजात पाके पूंजीवाद को अपना लिया सभी नागरिकों ने। शॉक थेरेपी की मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व हो। मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व हो, यानी कि मिल्कियत यानी कि धन संपदा पर निजी स्वामित्व। ठीक है, मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व हो, शॉक थेरेपी की मान्यता है ये। क्या हुआ शॉक थेरेपी से कि इसमें राज्य की संपदा के निजीकरण व व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात कही गई। राज्य की संपदा के निजीकरण की बात कही गई, जो राज्य की संपदा थी उसका निजीकरण हो, तथा व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाना। व्यावसायिक जो अपना व्यवसाय है उस पर अपना ही स्वामित्व हो, व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात कही गई। अब जैसे सोवियत संघ है, सोवियत संघ में जो नागरिक है उनको अभिव्यक्ति की आजादी भी नहीं थी, पूरी तरह से वो स्वतंत्र नहीं था, इसलिए उसने क्या किया,
निजी स्वामित्व को अपनाया, पूंजीवाद को अपनाया। अपना ही नियंत्रण हो अपने व्यवसाय पर, ठीक है, निजीकरण हो अपनी संपदा पर। यानी कि इसमें राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यवसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात कही गई। सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया। जो सामूहिक फार्म है उसको निजी फार्म में बदला गया और पूंजीवाद पद्धति से खेती शुरू हुई। सामूहिक फार्म को किसमें बदला गया? निजी फार्मों में बदला गया। और क्योंकि सामूहिक फार्म जो सोवियत संघ है उसमें तो सामूहिक फार्म में बदल दिया था खेती को। अब उसमें क्या हुआ कि निजी फार्म में बदला गया, क्योंकि पूंजीवाद में निजी स्वामित्व पर बल देता है जो पूंजीवाद है, इसलिए सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया और पूंजीवाद पद्धति से खेती शुरू हुई। यह हुआ शॉक थेरेपी के अंतर्गत, यानी कि जिसने भी पूंजीवाद को अपनाया था उसको ये सब मिला, ठीक है। सोवियत संघ से पूरी तरह निजात मिल गई उसको, ठीक है। सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया, पूंजीवाद पद्धति से खेती शुरू हुई। शॉक थेरेपी में समाजवाद व पूंजीवाद के अलावा किसी भी तीसरे व्यवस्था या विकल्प को मंजूर नहीं किया गया। जो सोवियत संघ के नागरिक थे उनके सामने दो लड्डू रख दिए, एक तो समाजवादी लड्डू और एक पूंजीवादी लड्डू। अब समाजवादी लड्डू जिसने प्राप्त किया उसको तो समाजवाद से संबंधित ही रणनीति अपनानी पड़ेगी, यानी कि सरकार का स्वामित्व ही अपनाना पड़ेगा। और पूंजीवादी रणनीति, पूंजीवादी लड्डू जिसने खाए उसको निजी स्वामित्व अपनाना पड़ेगा। ये दो लड्डू रख दिए उसके सामने, बस समाजवादी लड्डू और पूंजीवादी लड्डू, बस। शॉक थेरेपी में समाजवाद और पूंजीवाद के अलावा किसी भी तीसरी व्यवस्था या विकल्प को मंजूर नहीं किया गया। जो साम्यवादी देश थे वो तीसरा विकल्प अपनाना चाहे ना तब भी नहीं अपना सकते, क्योंकि उनके सामने केवल दो ही लड्डू थे, समाजवादी लड्डू और पूंजीवादी लड्डू। इन दोनों में से एक का चुनाव करना था उनको। समाजवादी जो नागरिक थे या साम्यवादी जो नागरिक थे उनको, इनमें से दोनों में से एक ही लड्डू खाना था और उसकी जो रणनीति थी, उसकी नीतियां थी, वो अपनानी थी। ओके, अब मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया गया। इसमें खुला व्यापार व्यवस्था इसमें नहीं था। जो साम्यवाद था, जो सोवियत संघ था, उसमें मुक्त व्यापार व्यवस्था नहीं थी। पूंजीवाद को अपनाने या निजी स्वामित्व को अपनाने के बाद मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया गया। पूंजीवाद अपनाने हेतु क्या जरूरी थे कि वित्तीय खुलापन जरूरी था, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता जरूरी थी और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई थी। पूंजीवाद अपनाने हेतु वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई थी। ओके, अब शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए? शॉक थेरेपी जो आघात पहुंचाकर उपचार करना हुआ, इसमें अब जो सोवियत नागरिक थे उन्होंने कर्ज ले लिया था विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। कर्ज लेने के बाद में वो कर्ज, मैंने कहा था ना कि बैंक और जो सामान्य नागरिक था, सामान्य नागरिक ने लोन ले लिया था, अब लोन चुका नहीं पाया तो वो क्या हुआ, कर्ज में डूब गया, घर भी चला गया, इज्जत भी चली गई, सब कुछ चला गया। तो वैसा ही इसमें देखने को मिलेगा शॉक थेरेपी में परिणाम, ये आघात है। इससे साम्यवादी देशों की पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। यानी कि पूंजीवाद को अपनाने से, पूंजीवाद को अपनाया था किसने? साम्यवादी देशों ने। इस शॉक थेरेपी के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से संबंधित जो मॉडल था, यानी कि साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण, उसको अपनाने से क्या हुआ कि साम्यवादी देशों की पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। रूस में राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। जिस उद्योग पर राज्य का नियंत्रण था वो भी क्या हो गया, चरमरा उठा, यानी कि वो भी दिवालिया हो गया। ओके, जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। जनता तो पहले से ही दुखी थी, लेकिन अब कर्ज देने के बाद में क्या हुआ, कर्ज देने के बाद में उसको रोटी कपड़ा मकान अच्छी तरह से कुछ समय के लिए मिल गए, लेकिन जनता भूल गई कि उसको कर्ज भी चुकाना है। तो कर्ज देने के बाद में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक निश्चिंत हो गए। जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी इस कर्ज के कारण।
इस जो शॉक थेरेपी के कारण जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। 90% जो उद्योग थे उनको निजी हाथों व कंपनियों को बेचा गया। 90% उद्योग थे जो जिस पर सरकार का नियंत्रण था उनको निजी हाथों में व कंपनियों को बेचा गया। अब निजी हाथों में आगे होकर जाएंगे, अपन किसी चीज को लेकर किसी दुकान पे जाएंगे तो क्या वो अच्छे दाम लगाएगा? क्या नहीं लगाएगा, वो कम दाम लगाएगा। अभी भी होता है, ये नहीं होता है क्या? ये पेन है, ये 10 रुपए का पेन है, अपन इसको लेकर जाएंगे किसी दुकान पे कि यार इसको खरीद लो, तो इसको 5 रुपए से भी कम क्या बताएगा? क्योंकि अपन अपनी मर्जी से जा रहे हैं। अगर वो कोई खरीदे, आगे होकर स्वयं लेने आए किसी उद्योग को या किसी चीज को, तो उसके दाम अच्छे लगेंगे। लेकिन जब 90% उद्योग है उनको स्वयं ही बेच रही है सरकार, तो निजी जो हाथ है या जो निजी व्यक्ति है, नागरिक है, वो तो क्या करेंगे? कम से कम ही दाम लगाएंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण उद्योगों की जो कीमत है वो कम से कम आंकी गई। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में गिरावट आई। अब देखो पूंजीवाद को अपनाने से पूंजीवादी मुद्रा ही बढ़ेगी, रूसी मुद्रा बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। रूसी मुद्रा रूबल में क्या होगा? मूल्य में गिरावट आ गई। मुद्रास्फीति बढ़ने से लोगों की जमा पूंजी भी जाती रही। जो खाद्य की कमी हो गई थी, खाद्यान्न की कमी हो गई थी, ठीक है, तो खाद्यान्न की कमी के कारण क्या हुआ? मूल्य बढ़ा, हर चीज का मूल्य बढ़ गया। जो खाद्यान्न है, अब उपभोक्ता वस्तुएं हैं, उनका हर चीजों का क्या बढ़ गया? दाम बढ़ गया। और दाम बढ़ने से लोगों की जो जमा पूंजी थी वो भी जाती रही। अरे मान लो जैसे गेहूं है, अभी अब वर्तमान में 25 रुपए या 26 रुपए किलो मिलते हैं। अब वहां क्या हुआ कि 100 रुपए किलो मिलने लगे, तो 25 रुपए किलो के गेहूं ही 100 रुपए किलो ले रहे हैं वो। तो इसलिए सभी चीजों में दाम बढ़ने से क्या हो गया? लोगों की जो जमा पूंजी थी वो भी जाती रही। रूस के बहुत से बड़े बैंक या सबसे बड़े बैंक है, रूस का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? इकोम के दिवालिया होने से ग्राहकों और कंपनियों की जमा पूंजी भी डूब गई। होता है ना ऐसा? जैसे बहुत से बैंक दिवालिया हो जाते हैं तो उसके जो लोगों ने उसमें बैंकों में जो पैसे जमा करा रखे हैं वो सभी डूब जाते हैं। बैंकों में जो पैसे जमा किए हैं वो भी डूब गए नागरिकों के। इससे बहुत ज्यादा परेशानी और हो गई नागरिकों के सामने या कंपनियों के सामने। खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। अब देखो रूस तो अभी वर्तमान का क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा देश है विश्व का, लेकिन और रूस तो सोवियत संघ का एक पार्ट रहा। तो सोचो सोवियत संघ कितना बड़ा होगा, आधे यूरोप के देश भी शामिल थे। उसमें भी इतना बड़ा क्षेत्रफल होने के बावजूद भी आयात करना पड़ा खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। अब आयात कितना कर लेगा? सभी नागरिकों की जरूरत पूरी हो सकती क्या? नहीं हो सकती। खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। ओके, राष्ट्रपति को कार्यपालिका की सभी शक्तियां देने से संसद संस्था कमजोर हो गई। राष्ट्रपति ही सब कुछ हो गया, राष्ट्रपति किसी की भी नहीं सुनता था वहां पे। ठीक है, राष्ट्रपति की को सभी शक्तियां दे दी, इसलिए कार्यपालिका की जो शक्तियां थी वो क्या हो गई? कमजोर हो गई। अरे जैसे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 19 का में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, नहीं है क्या? है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत किसी को भी कुछ भी बोलने का अधिकार है क्या? नहीं है ना। उसमें भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। वैसे ही राष्ट्रपति को कार्यपालिका की सभी शक्तियां देने से संसद संस्था कमजोर हो गई। राष्ट्रपति पर कोई भी किसी भी चीज का प्रतिबंध नहीं था। ठीक है, कि जो मंत्रिमंडल है उसको सलाह दे या नहीं दे, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए क्या हो गया? संसद कमजोर हो गई। अब देखो साम्यवादी देशों में खनिज तेल, प्राकृतिक गैस व धातु
प्राकृतिक संसाधनों के भंडार होने तथा निर्यात करने से इनकी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। जो साम्यवादी देश थे उनमें खनिज तेल, प्राकृतिक गैस थे, धातु भंडार थे, प्राकृतिक संसाधनों के भंडार थे आदि सभी होने से उनका निर्यात करने से क्या हो गया, उनकी अर्थव्यवस्था में थोड़ा बहुत सुधार हुआ। नहीं तो क्या हो गया था, दिवालिया हो गया था रूस। तो किससे? शॉक थेरेपी के कारण। तो शॉक थेरेपी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यह आपके बोर्ड क्लास में देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जरूर से जरूर। ओके, अब देखो भारत और सोवियत संघ। भारत व सोवियत संघ के क्या संबंध थे जब दो ध्रुवीय विश्व था या शीत युद्ध का दौर था उस समय। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत अच्छे थे। इनके संबंध बहुआयामी थे। कैसे? जैसे आर्थिक रूप से देखें तो सोवियत संघ ने भारत के भिलाई इस्पात उद्योग, बोकारो इस्पात उद्योग, विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों व भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स जैसे मशीनरी संयंत्रों हेतु आर्थिक व तकनीकी सहायता दी थी। किसने? सोवियत संघ ने, यूएसएसआर ने भारत को बहुत सहायता दी। उस समय भी, जिस समय सोवियत संघ को बहुत परेशानी थी, उस टाइम पे भी क्या हुआ कि भारत भिलाई इस्पात उद्योग, बोकारो इस्पात उद्योग, विशाखापट्टनम के इस्पात उद्योग आदि सभी को या कारखानों को, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स को जैसे मशीनरी उद्योगों को भी क्या दी? आर्थिक और तकनीकी सहायता दी थी। किसने? सोवियत संघ ने। यूएसएसआर ने भारत में विदेशी मुद्रा की कमी होने पर भी रुपए के माध्यम से व्यापार किया। ठीक है। राजनीतिक देखें, राजनीतिक में क्या हुआ कि यूएसएसआर ने कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का समर्थन किया। यूएसएसआर ने कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का समर्थन किया। 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के समय मदद की। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय भारत की मदद की किसने? सोवियत संघ ने। सैन्य क्या है कि यूएसएसआर ने भारत के मुश्किल समय में सैन्य साजो सामान व टेक्नोलॉजी में मदद की। जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, तब यह सैन्य सहायता हो चाहे टेक्नोलॉजी से संबंधित सहायता हो, वो सभी मदद किसने की? सोवियत संघ ने की। संस्कृति की बात करें तो हिंदी फिल्में या भारतीय संस्कृति यूएसएसआर में लोकप्रिय है, यानी कि सोवियत संघ में लोकप्रिय है। ठीक है। रूस व भारत दोनों का सपना क्या है? बहुध्रुवीय विश्व का है। एक ध्रुवीय महाशक्ति बनकर कौन बैठा? वो अमेरिका बन गया। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, दो ध्रुवीय विश्व का अंत हुआ, तब एकमात्र महाशक्ति के रूप में बन गया कौन? अमेरिका। लेकिन रूस और भारत क्या चाहता था कि बहुध्रुवीय विश्व हो। बहुध्रुवीय विश्व में क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर विश्व में बहुत सी शक्तियां मौजूद होती है। सुरक्षा की जो सामूहिक जिम्मेदारी होती है, यानी कि एक देश पर अगर आक्रमण होता है तो उस देश की सहायता करने का अधिकार सभी को होता है। ऐसा हो बहुध्रुवीय विश्व, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, क्षेत्रीयता को ज्यादा जगह मिले, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान किससे हो? बातचीत के जरिए हो, न कि हिंसापूर्वक। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हो जाता है तो उसका समाधान बातचीत से होना चाहिए। हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो, यानी कि वो विदेशी नीतियां स्वयं निर्माण कर सके उस पर, यानी कि वो कुल मिला के संप्रभु रहे। भारत भी है ना संप्रभु, नहीं है क्या? हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि संप्रभुता है भारत। विदेशी नीतियां स्वयं बनाता है वो। तो हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं को और मजबूत बनाया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या चाहता है कि विश्व में शांति हो, इसलिए उस संस्था को क्या मजबूत बनाया जाए। यही है बहुध्रुवीय विश्व की बात। 2001 में क्या हुआ कि भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत व रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। 2001 में भारत रूस सामरिक समझौता हुआ था, जिसमें भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर क्या हुए? हस्ताक्षर हुए थे। भारत को रूस के साथ संबंधों के कारण बहुत से फायदे भी हुए हैं।
जैसे कश्मीर मामले में उसने संयुक्त राष्ट्र संघ में बोला था, भारत के पक्ष में ही बोला था वो। ऊर्जा आपूर्ति में भी सहायता मिली उसे। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान तथा अनेक तरीकों से फायदे हुए हैं भारत को। अब रूस का क्या फायदा हुआ भारत और रूस के संबंध में? रूस का भारत के साथ संबंध का फायदा यह था कि भारत जो है वो रूस के हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। रूस के हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश कौन है? भारत। ये फायदा हुआ। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी जरूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की थी। रूस ने भारत की अंतरिक्ष उद्योग में भी जरूरत के समय क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की थी। तो ये था दो ध्रुवीय विश्व का अंत टॉपिक। अब इसके देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताता हूं मैं आपको। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं कि दो ध्रुवीय विश्व के दौरान पूंजीवाद और साम्यवादी देशों ने क्या रुख अपनाया था? दो ध्रुवीय विश्व जब चल रहा था उस टाइम पे पूंजीवाद ने और साम्यवादी देशों ने क्या रुख अपनाया था, वर्णन करो। देखो ये क्वेश्चन आपके बुक में जो पीछे वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो ध्रुवीय विश्व के दौरान पूंजीवाद और साम्यवादी देशों ने क्या रुख अपनाया था, वर्णन करो। इसकी विशेषताएं बताओ। ठीक है, कि दो ध्रुवीय विश्व में पूंजीवाद ने क्या रुख अपनाया, क्या क्या नीतियां अपनाई, और साम्यवादी देशों ने क्या क्या नीतियां अपनाई, वो सभी। यूएसएसआर के विघटन, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तथा गोर्बाचोव के सुधार का वर्णन करो। गोर्बाचोव ने क्या सुधार किए उसमें? गोर्बाचोव की सुधार जो नीतियां थी वो क्या थी, उसका वर्णन करो। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी का सविस्तार वर्णन करो। शॉक थेरेपी को तो घोट के पी जाना कि शॉक थेरेपी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो शॉक थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शॉक थेरेपी का सविस्तार वर्णन करो। तो ये था अपना पहला चैप्टर, दो ध्रुवीयता का अंत। तो इसका नोट्स बनाना सभी। अब मिलेंगे दूसरे चैप्टर में। तब तक के धन्यवाद।